नाजरीन आदाब, मैं मिनहाज मोहम्मद ख़ान एशिया टाइम्स के प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में हर बार एक नई शख्सियत को लेकर आते हैं, इस बार भी हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के एक मशहूर दास्तान गो साहिल आगा। हम सीधे रुख करते हैं साहिल आगा की तरफ को। आदाब। साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि साहिल आगा दास्तान गो तक जो पहुँचे हैं, उनका सफ़र किस तरह का रहा, किस हालात में पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कहाँ एजुकेशन हासिल की, और फिर ये दास्तान गो का ये रास्ता था, ये कैसा रहा उनका? शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरी दास्तान इस हवाले से दुनिया तक। पैदाइश मेरी दिल्ली की है, इब्तदाई तालीम भी मेरी दिल्ली में हुई। उसके बाद कुछ अरसे हम यूपी में रहे और फिर कॉलेज के लिए वापस जामिया आ गए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली का यूनिवर्सिटी मशहूर इदारा। तो दास्तान गोई से हमारा जो बाकायदा तौर पे पहला तारुफ है वो हमारे जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर वहीं से तालीमी सिलसिले के दौरान परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छी बात यह है कि मुझे उस दौर में बड़े अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने बेहद तारीफ़ की, और एक तालिब इल्म को अगर अच्छे उस्ताद मिले वो तारीफ़ करें, जैसे मुझे याद आते हैं पद्म श्री अख्तरुल वासी साहब, वो बोलते थे तो हम सुनते थे। इक़्तिदार मोहम्मद ख़ान साहब जिनकी सरपरस्ती रही कि बोलो, अच्छा बोलो, साफ बोलो, लोग सुने, और हम खुद घंटों उनको सुनते थे क्लास में कि जब वो हमें दुनिया की तारीख़ बताते थे तो वो एक शौक़ उसके अंदर से आया कि तारीख़ कितनी खूबसूरत है। फिर खालिद खान साहब थे, सैयद शाहिद अली थे, जिन्होंने बताया कि आदमी का जहन किस तरह बात को सुनता है, अप्लाई करता है, कैसे कबूल करता है, किस तरह से इंसान के जो मिजाज है वो किस तरह से तब्दील होता है एक कहानी को, एक दास्तान को, एक वाक़े को सुनते हुए, और आप कैसे उसे कंट्रोल करें। तो वो चीज़ें जो हमें वहाँ से मिली, फिर हमने उसको अपनी इस आर्ट के ऊपर अप्लाई किया और हम दास्तान लोगों को सुनाते रहे। और आज भी जो आपने इब्तदाई बात पूछी, तो तालीमी दौर में जो सीखा वो आज भी काम आ रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो तालीम है वो एक रोशनी है, एक नूर है, हर इंसान उसे ज़रूर हासिल करे। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें, ये तो आपने बात कही कि आप जामिया में जब आए कॉलेज में अपने तालीम हासिल करने, वहाँ इसकी तरफ आपने आपकी दिलचस्पी हुई। क्या कोई बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो दास्तान गोई से रिलेटेड या कहानी सुनाने से रिलेटेड होती थी आपकी लाइफ में, जो बड़े होकर आप उसकी तरफ दिलचस्पी हुई? जी हाँ जी, वो यूँ कि मिस्र में एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा यूसुफ करदावी, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था, और उस किताब पे फिर तकरीबन 35-36 ममालिक में कानून तैयार हुए, कानून बने। वो किताब जब मेरे वालिद के हाथ में आई तो उन्होंने उसका तर्जुमा किया हिंदी में, और वो किताब जब अल्लामा साहब के पास पहुंची, उनको तर्जुमे से मालूम हुआ, और वो हिंदुस्तान आए 6 महीने बाद, तो उन्होंने वालिद साहब को बुलाया और उन्होंने बुला के कहा कि आपने जो इबारत लिखी है वो आपने अरबी किताब से लिखी है जो मैंने लिखी थी, या जो तर्जुमा था अंग्रेज़ी का उससे ली है। तो वालिद साहब ने कहा कि अंग्रेज़ी की मैंने पढ़ी थी और मैंने उससे तर्जुमा किया है। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो पूरी नहीं है मुकम्मल, इस तरह तो उसमें नहीं है। तो वालिद साहब ने कहा कि जिस बात में एहसास ना हो, कुर्ब ना हो, अपनाइयत ना हो, उसमें रिश्ते बयान किए मियाँ बीवी के, बाप बेटी के, बहन भाई के, पड़ोसी के, तो वो बात इंसान को अपनी नहीं लगती जो दिल से जुड़ ना पाए, इसलिए मैंने इसका तर्जुमा इस तरह से किया। तो अल्लामा साहब ने कहा कि अरबी में मैंने हूबहू इसी अंदाज में लिखा था, लेकिन अंग्रेज़ी में वो गायब था, और आपने उसी अंदाज में इस इबारत को लिखा। तो उन्होंने दुआ दी कि तुम्हारे कहने में, तुम्हारे बात करने में, तुम्हारे बयान करने में वो एहसास, वो कुर्ब, वो हमेशा कायम रहे और आला हो वो। तो जैसे इंसान को होता है कि वो अपनी औलाद के लिए फिर दुआ, तो वालिद साहब ने कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी तो इतनी गुजर गई, आप मेरी औलाद को दुआ दें। तो यही दुआ उन्होंने फिर औलाद के लिए की, और आखिर में कहा कि तुम्हारी मुराद किनारे से लगे, अरबी में उन्होंने कहा। और फिर उनके पास जो शागिर्द बैठा था उससे कुछ नजराना लिया, वो वालिद साहब को उन्होंने दिया। 2 रुपये 5 रुपये होंगे उस ज़माने के, लेकिन इन बुज़ुर्गों का तो अगर ये पत्थर भी उठा के दे दें, ये भी बड़ी अजमत की चीज़ है, इसे भी इंसान सर पे रख के। तो वालिद साहब घर आए, और घर जब पहुँचे तो हमारे एक बूढ़ी खादिमा थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने वालिद साहब को खुशखबरी दी कि आपके घर बेटा हुआ है।
और वालिद साहब बेहद खुश हुए। उन्होंने जेब में हाथ डाला तो वही नजराना जो अल्लामा साहब ने दिया था, जो उन्होंने सोचा था कि तमाम उम्र अपने पास रखूँगा, वो उन्होंने उस बुज़ुर्ग खातून को दे दिया। और उसने बड़ी दुआएं दी। उसने कहा कि आपकी ये औलाद, इसे ये खूबी, ये सलाहियत, ये तमाम बातें। तो वालिद साहब ने, जो अल्लामा साहब ने कहा था कि तुम्हारी मुराद किनारे से लगे, तो उस किनारे पे ही उन्होंने मेरा नाम साहिल फिर रखा, जो उसका तर्जुमा मिला। तो आज भी जो इब्तदा में आपसे बात हो रही थी कि दास्तानें हम सुनाते हैं, कोई भी दास्तान आज तक लिखी नहीं गई, तो सिर्फ स्ट्रक्चर हैं। 100 से ज़्यादा दास्तानें सुनाई। स्टेज पे जाते हैं, आज भी ये एहसास होता है कि बुज़ुर्गों की दुआ है जिसकी निस्बत से हम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और मेरे दादा जान अल्लामा अखलाक हुसैन देहलवी, वो खुद राइटर भी थे और उन्होंने तक़सीम को खुद अपनी आंखों से देखा था। तो वो अक्सर तक़सीम की दास्तानें सुनाया करते थे। और शाम में जो हमारा लाल महल ख़ानदानी घर, तो उसका बड़ा सा कमरा था, उसमें 100 लोग 70 लोग बैठते थे और वो सुनाते थे बाकायदा, क्योंकि वो खुद लिखते थे और उन्होंने देखा था। तो बचपन से मुझे ये था कि ये इन कहानियों में इतना एहसास है, दर्द है। और एक बड़ी अलग बात मैं आपको बताऊं, हमेशा लोग जब जिक्र करते हैं तक़सीम का तो उनको खून बहाना, कत्ल करना, वहशत तारी होती है। लेकिन वहाँ पे एक और उनसर था जिसमें अलग मज़हब के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, उनकी जानों को बचाया, हिफाजत की, और वो ताल्लुक़ देर अरसे तक कायम रहा। तो हमेशा ये होता था कि लोगों को बताएं कि ये हमारा सरमाया है, ये ख़जाना है। या वो किरदार जो उन दास्तानों में मर गए, तो लगता था कि वो किरदार खुद कहते हैं कि तुम्हें हमारी हकीकत मालूम चली। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बचपन में जो आपके दादा की परवरिश रही है, जिस तरह आपने उनसे कहानियाँ सुनी, वो असर आपके बैक ऑफ द माइंड रहा, और जब आप बड़े हुए, कॉलेज में पहुँचे, तो दास्तान गोई की तरफ आपकी दिलचस्पी हुई। अच्छा, अगर हम बात करें दास्तान गोई, ये आर्ट फॉर्म है क्या? इसकी कुछ हिस्ट्री बताएंगे और ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो आपने शुरू में सवाल पूछा था, तो सिर्फ दादा जान का ही असर नहीं था। मेरी वालिदा खुद कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखती हैं। मेरे मेहर अफशा उनका नाम है। मंसूर आगा मेरे फादर, वो खुद जर्नलिस्ट हैं। निगार अजीम मेरी खाला जान जो नॉवेलिस्ट हैं। मेरे नाना जान सरवत हुसैन मेरठी जो खुद राइटर हैं, शायर बाकायदा तौर पे। तो वो पूरे ख़ानदान का विरसा मिला और घर का वही माहौल था। और दूसरा, आपने सवाल किया कि दास्तान गोई क्या है जी। तो देखिए, ये दास्तान गोई आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो दास्तान यानी कि कहानी, गोई उसको सुनाने का फ़न। तो ये हिंदुस्तान जन्नत निशान में 13वीं सदी में हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए ही आया। उसका एक पूरा वाक़या है। हज़रत अमीर खुसरो ने खुद दास्तानें लिखी। अच्छा। बहुत सारी दास्तानें उनकी हैं जो उन्होंने लिखी हैं और वो खुद सुनाते भी थे। तो 7 बादशाहों के यहाँ दरबारी रहे और वो दास्तान गो, तो फिर दास्तान गोई हिंदुस्तान में वहाँ से शुरू हुई, वो दरबारी अंदाज था। फिर बाद में आते आते हमारे यहाँ 16वीं सदी में पर्शियन अंदाज भी एक आया। तो हिंदुस्तान में फिरंगी आए, अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी दास्तानों को सुनाने के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी ऐसा शख्स कि जो वो बोले और मजमा उसके इर्द गिर्द जमा हो, वो उनके लिए नामुनासिब है। जी हाँ, मैं यही जाने वाला था, क्योंकि हम जनरली जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, उसमें अगर हम दास्तान की बात करते हैं, हमारे यार और इस तरह की कहानियाँ, तिल्ज़िम होशरुबा, जी जी, आजकल के हालात पे बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं जी, कंटेम्प्रेरी जिसे कहा जाए जी। तो शायद यही वजह रही होगी जो आप बता रहे हैं कि उस वक्त। अच्छा, ये दोबारा जो रिवाइवल हुआ इसका, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने जो दोनों बातें इसके मुताल्लिक पूछी, पहली बात का जवाब, हज़रत अमीर खुसरो ने खुद अपने दौर की दास्तानें लिखी। उन्होंने तुगलकनामा लिखा जब तुगलक बादशाह था। उससे पहले जब खिलजी थे तो खिलजियों के ऊपर उनकी दास्तानें हैं। उससे पहले जो मलिक छज्जू था, बलबन था, और तो उनके लिए उन्होंने कुरान सादैन लिखी। बहुत सारी उनकी दास्तानें। खिज़र खां देवल रानी बादशाह था दिल्ली का, और वो उसने देवल रानी गुजरात की राजकुमारी से उसे मोहब्बत हो गई थी, उसकी दास्तान उन्होंने लिखी। तो उन्होंने खुद अपने दौर की कहानियाँ लिखी, पीछे की भी लिखी। तो इससे ये मालूम चलता है कि आप जिस वक्त में उस वक्त को लिखिए, कहिए, सुनाइए लोगों को, आने वाला वक्त उस वक्त को जाने। तो रिवाइवल में इसका ये हुआ कि दास्तान गोई रफ्ता रफ्ता आते मीर बाकर अली देहलवी 1923 में फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अब वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे
दास्तानों का परवाना चला गया। फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान बर सग़ीर के बड़े ज़हीन आलिम शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, फिर उनको इस चीज़ की फ़िक्र हुई कि दास्तानें किस तरह से ज़िंदा हों, किस तरह से आएँ, किस तरह से। तो उसका जो एक पर्शियन स्टाइल का जो टेक्स्ट है तिलिस्म होशरुबा, अमर अय्यार की जो दास्तानें हैं, फिर उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर काम किया और उसके बाद में फिर उन्हें ये हुआ कि ये परफॉर्म भी की जाए लोगों के आगे। तो फिर उनके साथ में महमूद फ़ारूक़ी, दानिश हुसैन, ये लोग साथ में आए और इन लोगों ने दास्तानों को फिर इस पर काम किया, परफॉर्म करना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो लोगों तक फैलती चली गई। और अच्छी बात ये हुई कि उसके अलावा भी जो बहुत सारी दास्तानें थी, फिर बाद के आने वाले दास्तानगों ने उन पर काम किया, उनको सुनाया और सुनाया। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा उन्होंने पर्शियन जो दास्तानें थी उन पे काम किया। हम जहाँ तक सुनते हैं, जो बचपन से स्पेशली मैंने सुना है कि अरब दास्तान को बहुत मशहूर हुआ करते थे उस दौर में, और उनका हिंदुस्तान पे असर भी हुआ, वो ये फ़न यहाँ तक पहुँचा। तो अगर हम देखें कि हिंदुस्तानी दास्तान गोई जो अमीर खुसरो से शुरू हुई, फिर पर्शियन दास्तान गोई, अरबी दास्तान गोई, इनमें क्या फ़र्क है? जी, उन्होंने पर्शियन दास्तान गोई, पर्शियन स्टाइल की जो दास्तान, पर्शियन स्टाइल, जो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्क्रिप्ट जो है, जो लिखा हुआ है, वो बहुत मायने रखता है। हिंदुस्तानी जो दास्तान गोई है उसके अंदर लिखा हुआ मायने नहीं करता, उसके अंदर हमेशा स्ट्रक्चर याद किया जाता है, जो पॉइंट है वो याद किए जाते हैं। और दास्तान सुनाने वाला खुद मौके पे बैठ के दास्तान सुनाता है और वो बनाता है। उसके लिए कोई चीज़, वो दास्तानें यहाँ तैयार होती हैं, वो लिखी भी नहीं होती। पर्शियन स्टाइल की खूबी इस तरह से वो लिखी जाती हैं, वो बुनी जाती हैं, बनावट होती है, उनकी इमारत होती है कि अगर आप उसमें से कुछ भी छोड़ देंगे तो इमारत ढह जाएगी। तो वो पर्शियन स्टाइल की दास्तान है उस तरह की। जी। जो अरब दास्तान गोई है, दरअसल ये अमर अय्यार तिलिस्म होशरुबा, ये अरब का ही टेक्स्ट है। ये अरब के ही दोनों ये लेजेंड हैं, कैरेक्टर हैं। तो उनकी दास्तान है अमीर हमज़ा की, फिर वो होते 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 वो पर्शिया गई। तो उनका एक अंदाज़ था, अरब की दास्तान गो जो थे वो आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन दास्तान गो कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो दोनों उनसुर मौजूद हैं, जो हिंदुस्तानी और पर्शियन स्टाइल। वो फिलबदी आशार बनाते हैं दास्तान के एतबार से और वो लोगों को सुनाते हैं। अच्छा, अगर मैं समझूँ, आपने 3 चीज़ें बताई मुझे। पहली चीज़ पर्शियन स्टाइल जो स्क्रिप्ट बेस्ड होता है जी। दूसरा हिंदुस्तानी अमीर खुसरो स्टाइल जो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, जो स्ट्रक्चर। और अगर हम अरब की बात करें तो वहाँ फिलबदी यानी एक्सटम्पोर होता है। एक्सटम्पोर होता है, लेकिन वो इतना बंधा हुआ होता है कि कई बार आदमी, मैं अरब गया, मैंने वहाँ के दास्तान सुनाने वालों के साथ में काम किया, उनके आशार इतने बंधे हुए होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने ये अभी बनाया है। लेकिन आप उसे दोबारा आप उससे पूछें, वो भूल गया, उसको याद नहीं है। फिर आप कहेंगे नहीं मैंने ये लिखा है, तो कहता अच्छा हो सकता है मैंने पढ़ दिया हो। वही अंदाज़ हिंदुस्तानी दास्तान गोई में भी। मैं दास्तानें खुद में जो सुनाता हूँ तो मैंने ना तो कभी लिखी, हमेशा उसके पॉइंट लिख लिए कि क्या है। और इसी तरह से हमने अपने शागिर्दों को तालीम दी कि किस तरह से दास्तानें ऑन स्टेज बैठ के बनाई जाएं। आप लोगों के मूड को देखिए, उसको समझिए और उस तरह की दास्तान सुनाइए। जैसे मैं आपको दिलचस्प वाक़या बताऊं, दिल्ली हुकूमत ने एक हमारा दास्तान गोई का रखा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर ही। तो गांधी जी के ऊपर हम दास्तान सुना रहे थे। तो गांधी की दास्तान सुनाते सुनाते तकसीम का एक जिक्र आता है, और वो जब मैं उसको थोड़ा सा ही मैं सुना रहा था तो मैंने देखा किसी की सिसकी की आवाज़ सी आई वहीं हॉल में से। तो सुनाते सुनाते फिर मैं तकसीम की दास्तान सुनाने लगा कि गांधी जी के दौर में क्या हुआ क्या हुआ। और वो दास्तान जब ख़त्म हुई तो बाकायदा आप आज भी उस रिकॉर्डिंग को अगर सुनेंगे, वो मौजूद है, तो लोग रो रहे थे ऑडिटोरियम में बैठे थे। मनीष सिसोदिया साहब सामने बैठे हुए थे और जिम्मेदार अफसर थे। तो वो ख़त्म हुई तो वो तकसीम के ऊपर ख़त्म हुई जाके, क्योंकि उसके आगे कुछ बचा नहीं था, थोड़ा सा गांधी जी का। तो जब इस तरह से तैयार करते हैं ख़ुद को, तो आप फिर कहीं पे भी जा सकते हैं जैसी आपकी ऑडियंस है। हज़रत अमीर खुसरो हमेशा इस बात को कहते थे कि वो ज़बान बोलो जो आवाम के समझ आए, वो मत बोलो जो उनके समझ में आए। वो चीज़ लिखो जिसे लोग अपना समझे, अपना पढ़ें। और शायरी भी इसी का नाम है कि फैज साहब कहते थे कि शायरी वो है जो दिल से उठे और दिल पे गिरे। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो तिलिस्म होशरुबा या अमर अय्यार की बात करते हैं, अमीर हमज़ा की दास्तानों के बारे में, वो पुराने उर्दू ट्रांसलेशन हैं, आज भी हुए हैं, पुराने भी हैं, और उनकी ज़ुबान भी बहुत आला पाई की है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी ज़ुबान को छोड़ते जा रहे हैं इसकी वजह से कि लोग अगर क्या समझेंगे? ये जो आपने ज़बान के आला पाई की बात की,
तो 12वीं सदी के आखिर में जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से फरमाया कि तुम एक ऐसी ज़बान बनाओ जो सबको मिला जुला के हो, क्योंकि जो दरबारी लोग हैं वो फ़ारसी बोलते हैं या अरबी बोलते हैं, आवाम जो है वो खड़ी बोली देवनागरी की बोलती है, और जो हिंदुस्तान में मजहबी लोग थे वो संस्कृत बोलते थे जी। तो मिला जुला के वो दास्तान बनी, उसका रेख्ता, और आज उसे हम उर्दू कहते हैं, वो चमन आज भी महक रहा है और उसकी खुशबू गोशे गोशे में। तो हज़रत अमीर खुसरो ने जब ये बात कही थी कि जो दरबारी लोग हैं वो तो फारसी बोलते हैं और वो किसी भी लफ्ज़ की आमेजिश को इंतहाई नापसंद फरमाते हैं, तो कैसे वो एक ज़बान को तस्लीम करेंगे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि कम से कम एक दूसरे की बात को तो समझेंगे, और उसका असर ये हुआ ज़बान का ज़ोर कि बात का वक्त आते 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 जब मुग़ल आए हिंदुस्तान में, और मुग़लों की ज़बान भी फ़ारसी ही थी, लेकिन ये ज़बान का ज़ोर इतना हो गया था कि जब ये किला मोहल्ला में पहुंची, लाल किले में दिल्ली के, तो ये उर्दू मोहल्ला बन गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे ज़बान को अपनाया, उर्दू को, ये उर्दू मोहल्ला कहलाई। तो ज़बान वो बोलो जो आवाम को समझ आए, आवाम समझे। और इसके मुताल्लिक़ मैं दूसरी बात आपसे और अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी सास होती है वो अपनी बहू को ये कहती है कि जैसी दाल मैं बनाती थी तुम ऐसी दाल नहीं बनाती, और फिर वही जब सास बनती है वो अपनी बहू को कहती है, तो मालूम ही हुआ कि 1000 साल से जो दाल बनती आ रही है उसका जायका वो है ही नहीं जो कि कभी था, वो गिर ही रहा है। अच्छा, एक सवाल और है साहिल मेरा, कि मैंने आपकी भी दास्तान गोई की जो परफॉर्मेंस देखी हुई हैं, बाकी और लोगों की भी देखी हुई हैं, और जो हम अगर दास्तान गोई की बात करें, एक नॉर्मल ओरल स्टोरी टेलिंग है जी, कि आप अपने कहानी को अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, अपने ओरल स्टोरी टेलिंग। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें बॉडी जेस्चर और कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें, और एक दूसरे सोलो थिएटर में क्या फ़र्क हुआ फिर? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। दास्तान वो एक जगह बैठा होता है, क्योंकि उस ज़माने में ये अदब के ख़िलाफ़ होता था कि एक आदमी टहलता रहे और दूसरा उसकी बात सुने। अब सामने बादशाह बैठा है, अमीर बैठा है, नवाब बैठा है, आप टहल रहे हैं और वो आपकी बात सुन रहा है। ये अदब था उस दौर का। थिएटर के अंदर बिल्कुल उल्टा ये होता है कि जब वो उस कैरेक्टर को ओढ़ता है, अब वो चलेगा उठ के, वो बैठेगा, वो बिल्कुल उसी की तरह चल के दिखाएगा, उसी की तरह से बोलेगा। आवाज़ें तो हम भी तब्दील करते हैं, लेकिन दास्तान सुनाते वक्त ये एहसास रहे कि ये एक ही आदमी है जो अपनी शख्सियत वहाँ पे तब्दील कर रहा है। थिएटर में ये एहसास होने चाहिए कि ये करैक्टर ही बदल चुका है, ये आदमी बूढ़ा हो गया है, तो वो बैठेगा, उठेगा, चलेगा, वो हुक्का पिएगा, वो हर मूवमेंट को उस करैक्टर के हिसाब से करेगा। लेकिन दास्तान गो के पास तो अपनी प्रॉपर्टी, उसके ये हाथ हैं, उसका ये गला है। थिएटर के अंदर आपके पास में पूरी इजाज़त है कि आप जितनी प्रॉपर्टीज चाहें, जितनी चीज़ें चाहें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा फ़र्क है। कि आपका कहना यह है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होती है दास्तान गोई की, इसमें जो कैरेक्टराइजेशन होता है 100% आप नहीं देते हो, सिर्फ आप उसको टच करते हो उस कैरेक्टर को और फिर वहाँ से वापस आ जाते हो। और थिएटर में उसको 100% देना होता है। आप कह रहे हैं कि अलग आर्ट फॉर्म में अगर हम जाएँ तो किस्सा गोई, कथावाचन और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टोरी टेलिंग है, बहुत सारे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं अगर आप कहें तो, और ये दास्तान गोई, इनमें क्या फ़र्क है? स्क्रिप्ट का फ़र्क है, स्टाइल का फ़र्क है, क्या वजह है, किस तरह से? दोनों चीज़ों का फ़र्क है, जो परफॉर्म करने का, जो स्क्रिप्ट का। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अकबर के दौर में दास्तान गोई हो रही थी, तो अमर अय्यार की दास्तान सुनाने वालों ने, तो अकबर ने ये कहा कि भाई एक काम ये करो कि बड़ी बड़ी तस्वीर बनाओ, पेंटिंग बनाओ, और उन पे इन कैरेक्टर्स को ड्राइंग करो, इनको बनाओ, और दास्तान सुनाने वाले इसके सामने खड़ा होगा और खड़े होकर उस तस्वीर से मुताल्लिक दास्तान सुनाएगा। जब वो बात पूरी हो जाएगी वो अगली तस्वीर पे जाएगा। ये एक अंदाज हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें एक और उनसे मिला, ये दास्तान गोई नहीं रही, ये एक और फिर एक अंदाज है जिसे हम कहते हैं चित्रपट कथा। तो ये एक अलग अंदाज बन गया जी। अब क्या हुआ, दास्तान को जब उठ के चला, उसने अपना लिबास उस दौर का इख्तियार किया, अपनी ज़बान उस तरह की बना ली, और उसके अंदर वो कह दो बन नहीं रही, जो दास्तान जो लिखी हुई होती है उससे बाहर निकला, तो वो किस्सा गो बन गया। अब वो तो उस तरह सुना रहा है। अब जब आप चले जाते हैं दूसरे अंदाज की तरफ, जो ओरल हम ट्रेडिशन की बात करें, जैसे कथावाचन से भी आपसे जिक्र हो रहा था, तो कथावाचक जो है उसके पास में
4-5 रंग के दुपट्टे हैं, 2-3 रंग की जैकेटें हैं। वो खड़ा होता है और वो खड़े होकर उछलता है, कूदता है, नाचता है, वो गाता है, वो लोगों को कहानी सुना रहा है। अब मौसीक़ाना जिसको हम कहते हैं संगीत कथा वाचन, तो संगीत कथा वाचन में क्या है कि उसके साथ में पीछे संगीतज्ञ बैठे हुए हैं और वो जैसे उसने बोला कि आज फिर यूं हुआ, तो तबले वाला धिनक धिनक दिन था, तो फिर मैं अपने घर से चला, मैंने उसको देखा, तिनक तिनक दिन 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 था। वो इस तरह से पूरा म्यूजिक देते हैं। आप इसको सुनेंगे आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही उम्दा है, तो लेकिन जो वो बिना उसके सुना रहे हैं म्यूजिक के, वो भी एक फन है। फिर जब इसके अंदर हम और इलाके में जाते हैं तो फिर पांडवनी आ जाती है जो हाई नोट पे सुनाई जाती है। तो फिर अर्जुन ने यूं कहा कि मेरे भाई मैं तेरी बात आखिर क्यों ना मानूं कि आज हमारे सामने है ये लड़ाई। तो उसके पास में बस एक ही अपना एक तारा है, वो उसी को धनुष बनाता है, उसी को सब चीज़ें बनाता है। तो वो फिर एक अलग अंदाज हो गया। दास्तान गोई में तो ये चीज़ें नहीं हो रही, नहीं ये चीज़ें किस्सा गोई के अंदर हो रही हैं, ये पांडवनी के अंदर हो रही हैं। जब आप पढ़ंत कर रहे हैं तो पढ़ंत एक आदमी बैठ के करता है आमतौर से, कभी कभी 2 लोग भी हो जाते हैं। तो पढ़ंत करते हुए उनको करेक्टर जिंदा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो हल्का हल्का सा अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करेंगे। मियाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाओ और बाजार से सामान लेके आओ, अब तो मेरा काम यही रह गया कि मैं बाजार से सामान लेके आता रहूँगा। मियाँ अब्बा जो कहते हैं उनकी बात को मानो कि बस यही तुम्हें करना है। लो मियाँ हम भी आ गए, क्या बातें चल रही थी। ये 4 करेक्टर हो गए जी। तो इसमें जब आप पढ़न कर रहे हैं तो बस आप इनको इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप रवानी से पढ़ते गए, आपने ज़रा ज़रा से करेक्टर जिंदा किए। लेकिन जब आप ड्रामेटिक रीडिंग कर रहे हैं, आप वो भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको अमूमन ये होता है कि अगर 4 किरदार हैं तो 4 ही लोग होंगे। अगर कोई औरत है तो उसको औरत ही अदा करेगी। 10 किरदार हैं तो 10 लोग होंगे। अगर 10 लोग नहीं हैं, 4 ही लोग हैं आप पढ़ने वाले, तो फिर वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी पुख्ता अंदाज से करें कि आपको ये लगे कि ये बूढ़ा ही बोल रहा है, जबकि आपको पढ़ंत में इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ड्रामेटिक रीडिंग में इसकी ज़रूरत है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो उसको गिरफ्त नहीं है उस चीज़ के ऊपर। अब जब आप नॉवेल रीडिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको रवानी के साथ में पढ़ते चले जाते हैं, उसमें आपको करेक्टर वगैरह ज़िंदा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नॉवेल रीडिंग में जो नॉवेल जो टेक्स्ट है वो असल चीज़ है, आदमी उसका मज़ा लेता है, उसमें घूमता है, उसमें फिरता है। तो इसी तरह से जब आप न्यूज़ रीडिंग करते हैं तो वो तो इमोशनलेस होती है, और अब सिर्फ एक ही इमोशन जो नज़र आता है वो एग्रेसिव है। तो फिर आप बताइए आपने ये क्यों कहा। तो ये अभी तो स्टाइल रह गया है न्यूज़ का। हमारे ज़माने में जब हम कभी देखते थे तो होता था कि संभल के, ठहर के, एक एक लफ्ज़ को सजा के, सवार के, मुकम्मल अदा कर। अभी तो मैं जो जितनी अच्छी पीटेगा वो उतना अच्छा न्यूज़ रीडर हो जाएगा। तो ये पढ़ने के भी अलग अलग अंदाज हैं, सुनाने के भी अलग अलग अंदाज हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे आपने बताया कि आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप कि जो आम लोगों तक पहुँचे जी। और बहुत सारी जो और दास्तान गो हैं वो आज भी पुरानी ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। एक हल्का है जो आज भी कहता है उस ज़ुबान को हमारी ये विरासत है, नहीं संभाल के रखना चाहिए। मैं गुस्ताखी माफ़ अगर मैं कोई गुस्ताखी कर गया हूँ, वो बड़ा अहम काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था जी कि जब 2 तरह के लोग आ जाते हैं, एक विरासत के ऊपर चल रहे हैं और एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कभी टकराव हुआ है? मॉडर्नाइजेशन से आपकी मुराद क्या है? या कभी किसी प्रोग्राम में किसी ने आके कहा हो कि आप प्रोग्राम ज़ुबान को ख़राब कर रहे हैं? देखिए, विरासत की अगर आप बात करें जी, हमारी विरासत तो 13वीं सदी के अमीर खुसरो हैं। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई के। भाई ये उनकी ज़बान है, उनकी उर्दू है, ये वो बोल रहे हैं, एरी सखीरी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को। ये हज़रत अमीर खुसरो की ज़बान है जी। तो हम तो उस रिवायत, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं, उनके अंदाज को हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लेके चल रहे हैं। अब कोई ये कहे कि भाई ये उर्दू नहीं है, ये वो ज़बान, तो ये उसकी इल्म का, फिर अब हम तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी हम इस इल्म में बहुत कम है, लेकिन ये हज़रत अमीर खुसरो की ज़बान है। आप उनकी जितनी भी चीज़ें उठा के सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ मिलेगी
काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोरे। यही तो ज़बान की खूबी है, चाशनी है, जो आज तक घुली हुई है और बोलियों में और इलाकों में और ज़बानों में लोग इसको बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आपने अपने आप को डिफेंड किया, अच्छी बात है। और मेरा सवाल ये था कि क्या कभी ऐसा मौका आया है, कोई आपके पास आया हो और उसने कहा हो? ऐसे मौके तो 12 बहुत आए हैं और अक्सर मौके आते हैं जी। तो हम यही कहते हैं कि हम अभी कम इल्म हैं, अभी वो ज़बान हम सीख रहे हैं। जब वो आला पाई की ज़बान हम सीख जाएंगे, समझने लगेंगे और आवाम उस बात को समझने लगेगी तो हम वो वाली दास्तान बोलने लगेंगे, उस तरह से सुनाने लगेंगे। ये सिर्फ मैं लोगों की दिल बहलाने के लिए, जो आपने कहा मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात को नहीं मानता। मैं यही बात को मानता हूँ कि वो ज़बान बोलो जो आवाम समझे, जो खल्क की ज़बान हो। वो उर्दू जो मीर बोलते थे, गालिब को ये शिकायत थी कि आज के ज़माने में, और मीर को ये शिकायत थी कि मेरी ज़बान वो कोई समझने वाला नहीं है। गालिब को शिकायत थी वो ना समझे ना समझेंगे ज़बानी मेरी, तो उनको भी यही शिकायत थी। उनसे ज़रा बाद में फिर ज़ौक़, उनको भी ये शिकायत थी वो दौर में। फिर बाद में आ जाओ दाग, उन्होंने कितनी आसान शायरी लिखी, उनको भी ये शिकायत। आज के दौर के जो शायर हैं वो ये कहते हैं मियाँ वो शायर ही नहीं रहे, वो तो वो दाल पक रही है ना। उसके अंदर यही परेशानी है कि जो हर पुराना है वो बाद वाले को कहता है, लेकिन ये ज़बान जिंदा है, इसका चमन खिला है। अच्छा साहिल, अभी जैसे आपने कहा ये सारा हमने इतना लंबा डिस्कशन हुआ इस बात के ऊपर, तो वो क्या वजह थी कि अगर आवाम समझ नहीं रही थी उसके बावजूद भी पर्शियन स्टाइल इतना मशहूर है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आवाम समझ नहीं रही थी, इसलिए उसके लिए हिंदुस्तानी दास्तान थी, वो दरबार में होती थी, दरबारी कहलाती थी। और जो पर्शियन स्टाइल आया, वो जो हमारे यहाँ हुक्मरां तबका था, जो आला तबका था, जो फारसी बोलने को फजीलत समझता था, तो ये उन ख़ास महफिलों में दास्तानें सुनाई जाती थी। पढ़े लिखे लोग जो उस दौर के होते थे वो उसको सुनते थे, क्योंकि इसमें शायरी बहुत होती थी, एक रिदम होता था, एक पैटर्न है शायरी का पूरा, और उसको सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी सुन सकता है। इसीलिए उसकी महफिलें बड़ी मुख्तसर होती थी, खवास होते थे जो उसको सुनते थे और समझते थे, और वो दास्तान को बैठ के उस अंदाज को सुनाता था। इसीलिए आप आज के दौर में भी देखेंगे तो उस तरह से जो लोग कर रहे हैं, उसकी खूबी है कि खवास हो, जो ज़बान को समझ रहा है, उसकी चाशनी, उसकी शायरी, उसकी लताफत, उसकी नज़ाकत उसको महसूस करे और वो उसका जायका ले, वो उसके समझने वाले हैं, तो उनके लिए वो अंदाज़, वो ज़बान है। आवाम जो है उसके लिए हिंदुस्तानी अंदाज़ है, तो वो आप देखते हैं कि वो 10,000 लोग और 20,000 लोग, वो तमाम लोग जो उसे सुन रहे हैं, तो वो उसके उस तबके के लिए थी, एलिट्स के लिए थी। और ये जो अंदाज़ है, जैसे जो शास्त्रीय गायन है, क्लासिकल म्यूज़िक, वो उसके जानने और समझने वालों के लिए है। और ये ऐसा नहीं है कि वो ज़ाया है, उसकी तो बड़ी कीमत है, वो जड़ बुनियादें हैं, और इसकी खूबी ये आवाम की है। साहिल आगा साहब, हम ऑलमोस्ट कंक्लूड कर रहे हैं अपनी इस बातों को, और बहुत अच्छे से आपने दास्तान गोई के बारे में समझाया, उसकी हिस्ट्री बताई, और आज के दौर में दास्तान गोई किस तरह से हो रही है और वो किन किन फॉर्म से किस किस तरह अलग है। हम चलते चलते एक सवाल ये भी है साहिल कि दास्तान गोई को जिस तरह से आपने बताया, इसके फ़रोग़ के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? वो तो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये फिर मर जाएगा फिर। मैं ख़ुद बाकायदा तौर पे सिखाता हूँ, दिल्ली में हमारी दास्तान गोई एकेडमी है, उसके अलावा हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं। तो हमारे सीखने वाले लंदन में हैं, दुबई में हैं, कतर में है, शारजा में है, नॉर्वे में है, और श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, अभी एक नेपाली शागिर्द हुए, फिर उसके बाद में नीदरलैंड से 2 शागिर्द आएंगे, उन्होंने कहा कि हमें सीखना है। ऑनलाइन भी सिखाते हैं, इसलिए सिखाना ऑनलाइन शुरू किया। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगर ये मैं शर्त लगा लूँ कि तुम आओगे यहाँ पे तभी सिखाऊंगा, उन बेचारों को कभी अगर मौका नहीं मिला या मेरी ही ज़िंदगी ना रही तो कितनी बड़ी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो जो हमारे पास में हम वो दे जाएँ, फिर जब कभी वो आएंगे सामने बैठेंगे, हम उनको और चीज़ें बताएंगे और बारीकियाँ बताएंगे, महारत वो लोग हासिल करेंगे। मैं सिखाता हूँ और लोग सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आपकी बातों से मुझे तो ये लगता है कि दास्तान गोई का फ्यूचर बहुत क्लियर है, बहुत ब्राइट है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, 2 बातें हैं। जब मैंने दास्तान शुरू करी थी तो उसके बाद में मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, दास्तानें सुनाता हूँ, लोग सुनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर
हमारा जी सलाम करके एक चैनल है, तो जी मीडिया ग्रुप ने मेरी दास्तानों के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई और उन्होंने उसे नशर किया और वो आज भी उसके टॉप 10 में आती है। फिर रेडियो के ऊपर मेरी दास्तानों पे सीरीज़ नशर हुई। उसके बाद में ऑनलाइन एक सीरीज़ है जो अभी शुरू होने वाली है, दास्तान गोई उसका नाम है, तहज़ीब के नाम से, वो आने वाली है। तो हम लोग दुनिया भर में घूम रहे हैं, दास्तानें सुना रहे हैं। मेरी दास्तानों के ऊपर एक फिल्म बन चुकी है, परी खाना, और एक सनम खाना भी शुरू होने वाली है। कुछ हमारी एक दास्तान है जो नेटफ्लिक्स के साथ में भी कुछ हमारा उनसे मुआहदा, तो काम चल रहा है और वो ब्राइट है फ्यूचर। लोग सुन रहे हैं, ये इसी बात की दलील है, हम सुना जब भी रहे हैं जब लोग सुन रहे हैं। तो दुनिया में हर बात सुनी जाती है, हर बात सुनी जाती है, बस सुनाने का सलीका चाहिए। और आपने जो बात की बकिया फ़नकार की, तो सबसे बड़ा फ़नकार तो वो रब है, और जितने भी फ़नकार हैं वो उस रब की मेहर से, उसकी मेहरबानी से हैं। सब काम कर रहे हैं, सब काबिल अक़ीदत हैं, सब एहतराम के लायक हैं, क्योंकि वो जिसे चाहता है वो उसे नवाजता है। तो ये जो आपके सामने हकीर फ़कीर है, ये सिर्फ दुआओं के सदक़े में है, अपना हमारा कुछ नहीं है। तो आपसे गुजारिश है सुनने वालों से कि सब दुआ करें मेरे लिए और इस फ़न के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें करेंगे। तो नाजरीन, ये थे सैयद साहिल आगा साहब। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।